तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक टर्निंग पे जा रहे हैं और आपने गाड़ी को जो है वो टर्न करना है, तो गाड़ी के आपको व्हील्स को मोड़ना पड़ता है, तो गाड़ी जो है फिर वो टर्न होती है। गाड़ी को आप टिल्ट नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल आप कोई जेम्स बॉन्ड हो। अगर आप जेम्स बॉन्ड है तो शायद फिर आप टिल्ट कर लें, ठीक है। लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन निकाला गया है, और उसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि चलें गाड़ी तो टर्न नहीं हो सकती टर्निंग के ऊपर, लेकिन हम लोग रोड को तो टर्निंग के ऊपर टर्न कर सकते हैं। अब ये चीज जो है ये ज्यादातर उन लोगों को पता होगी जिन्होंने या तो ये सफारी पार्क के सामने वाला जो ब्रिज है, स्पाइरल ब्रिज है, ये लिया होगा। इसमें जब हमारी गाड़ी पूरी टर्न करती है तो आपने नोटिस किया होगा कि एक साइड से हमारी गाड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो जाती है और एक साइड से थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाती है। या नॉर्मली हाईवे पे भी हम लोग जब टर्निंग करते हैं तो हाईवे पे भी हमने देखा है कि हाईवे पे जाते हुए गाड़ियां जब टर्निंग कर रही होती हैं, टर्न मुड़ रहे होते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि एक साइड से रोड थोड़ा सा ऊपर हो गया और दूसरी साइड से नीचे है बेसिकली। तो हम एक्चुअली रोड जब स्ट्रेट होता है तो हमारी गाड़ी यूं खड़ी हुई होती है रोड के ऊपर, ठीक है, डाउनवर्ड वेट होता है और ये उसके ऊपर रिएक्शनल फोर्स काम कर रहा है। लेकिन जब हम उसको टर्निंग के ऊपर लेके जाते हैं, बाय द वे अगेन जिस साइड पे टर्न करना है उस साइड पे झुकाते हैं, तो लेट्स से हम क्या नोटिस करते हैं कि हम रोड को ही थोड़ा सा एक साइड से थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या देखते हैं कि हमने रोड को ही थोड़ा सा क्या कर दिया, टर्न करके ऐसे कर दिया, इंक्लाइन नुमा कर दिया, और इसके थ्रू जो है फिर हम क्या देखते हैं कि हमें व्हील्स के साथ साथ ये जो थीटा एंगल की वजह से जो थोड़ा सा हमारे पास टिल्ट हो जाती है हमारी कार, उससे भी हमें टर्निंग में काफी फायदा हो रहा होता है। तो गाड़ी हमारी फिर कुछ यूं हो जाती है। अच्छा, जब गाड़ी यूं हो जाती है तो डाउनवर्ड्स हमारा वेट यूं आ जाता है, ठीक है। और रिएक्शनल फोर्स आपको पता है फिर वो हमेशा सरफेस के रिएक्शनल होता है, नॉर्मल होता है, तो ये रिएक्शनल फोर्स फिर कुछ यूं बनता है ये। और जब हम रिएक्शन को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट ये जो होता है आर, और एक कंपोनेंट ये होता है आर, ठीक है। अब थीटा जो है, ये थीटा आपको यहाँ दिखाई देता है इस केस के अंदर, तो दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा, और फिर ये कंपोनेंट क्या हो जाता है आर साइन थीटा, ठीक है। और ये जब टर्निंग कर रहा होता है तो ये लेट से कुछ ये सर्कुलर पाथ बन रहा होता है और ये उसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगेन फिर हम वही चीज करते हैं, हम कहते हैं कि आर साइन थीटा किसके तौर पे काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रहा है, और आर कॉस थीटा जो है वो किसको काउंटर कर रहा है, वेट को। वही कैलकुलेशन दोबारा करते हैं हम, आर और आर को कैंसिल आउट करते हैं, साइन अपॉन कॉस हमें पता है किसके बराबर होता है, टेंजेंट के, एंड एफ सी अपॉन डब्ल्यू। तो एफ सी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, डब्ल्यू टेन थीटा के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो थीटा है ये कितना है, 15 डिग्रीज है। दिस एंगल थीटा इज 15 डिग्रीज, और ये जो जिस सर्कुलर पाथ में मूव की है, जो आर्क बनी है, उस आर्क की जो लेंथ है वो लेंथ भी आपको प्रोवाइड की गई है, और लेट्स से वो आर्क की जो लेंथ है दैट इज 3 मीटर्स, ओके। यानी आपका आर कितना गिवन है, 3 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये 3 मीटर्स के ऊपर जब ये गाड़ी टर्न हुई है 15 डिग्री के ऊपर, तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। यानी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए गाड़ी की तो वो इस पे इजीली टर्न कर जाएगी, ठीक है जी। हरियर
Find the velocity of the car at bank turn. जी, वेलोसिटी आपको निकाल, इसको सॉल्व कीजिए। 2.81 2.81 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, एक सेकंड अभी देख लेते हैं जनाब इसको। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और भी कोई आंसर दे भाई, बाकी भी चेक करें जरा। दूसरी जैनब कहाँ है, नेहा कहाँ है, और बाकी कहाँ है, तैयब कहाँ है? तैयब 2.8 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है। अच्छा, 2.8 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए इस गाड़ी की। और बाकी अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन हमने बनाई है, और इस इक्वेशन को फिर हम जब आगे मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। जीरो कहाँ, 2.81 ही लग रहा है, जीरो मैं भी चेक कर लेता हूँ। एम जी टेन थीटा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और उसका अंडर रूट लेना है, यानी v is equals to 3 multiplied by 9.81 multiplied by tangent 15 डिग्री, और उसका रूट है। आई थिंक यही आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आंसर हमारे पास आ रहा है दैट इज 2.81 मीटर्स पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आपकी गाड़ी की स्पीड होगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, तो बैंकिंग हम लोगों ने क्या देखा कि अक्सर जो है जब टर्निंग होती है तो हमारी गाड़ियां जो है वो टिल्ट हो जाती हैं, और हम उन बैंक करके रोड्स को जो है वहां पे इजीली टर्न करते हैं विदाउट फ्रिक्शन। हम बेसिकली यहाँ पे टर्निंग कर रहे हैं, ओके, विदाउट फ्रिक्शन हम यहाँ पे इसको टर्निंग कर रहे हैं। और इसका फिर हमें ऑब्वियसली फायदा होता है कि जब हमारे पास रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा नहीं काम करती है टर्निंग के ऊपर, तो टीयर एंड वियर कम होता है, जिसकी वजह से टायरों की भी लाइफ बढ़ती है और आपके पास रोड की भी लाइफ बढ़ती है। वरना रोड भी आपके पास अक्सर आपने नोटिस किया होगा टर्निंग पे ज्यादा घिसते हैं, ज्यादा उसमें क्रैक्स पड़ते हैं, और रीजन यही होता है कि टर्निंग के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रोड जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह करने से फायदा ये होता है कि टीयर एंड वियर, रोड का भी कम नुकसान होता है और टायरों का भी कम नुकसान होता है, ठीक है। तो एक ये फायदा है। दूसरा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जनाब जहाज है, लेट से एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। एरोप्लेन जो उड़ता है वो एक्चुअली बर्नौलिस लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। बर्नौलिस लॉ का प्रिंसिपल हमारे सिलेबस में नहीं है, खैर। तो लेकिन एरोप्लेन जब टर्न होता है तो वो टर्निंग उसकी बैंकिंग के उस प्रिंसिपल के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन लेट से हमारे पास ये एक एरोप्लेन है, ठीक है, इस तरह से ये उड़ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और इसका जो फ्रंट व्यू है वो लेट से हमारे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एरोप्लेन, ठीक है।
ये एरोप्लेन का फ्रंट व्यू आ रहा है। ऑब्वियसली ये दो जो हमारे पास हैं ये इसके क्या हैं, ये इसके विंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन में हम क्या नोटिस करते हैं कि एरोप्लेन के केस में जो डाउनवर्ड उसका होता है, ऑब्वियसली उसका वेट होता है, और हवा की वजह से उसके ऊपर एक लिफ्ट फोर्स बनता है। एरोडायनेमिक शेप की वजह से, बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से एक लिफ्ट फोर्स बनता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एल फोर्स जो है इसके थ्रू जो है ये एरोप्लेन जो है ये हवा में उड़ रहा होता है, ठीक है। अब जब इस एरोप्लेन को टर्न करना होता है तो हम लेट से इसको इस साइड पे थोड़ा सा टर्न करना चाह रहे हैं, मतलब हम इसमें ये टर्निंग देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर होना चाहिए। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस एरोप्लेन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, तो हम इसके कौन से विंग को नीचे की तरफ झुकाएंगे, ये बताइए। 1 वाले विंग को नीचे की तरफ झुकाएंगे और 2 को उठाएंगे, या 2 वाले को झुकाएंगे और 1 वाले को ऊपर की तरफ उठाएंगे। मतलब एरोप्लेन आप लोगों ने देखा होगा मुड़ते हुए थोड़ा सा टिल्ट होता है, ये सबने नोटिस की होगी ये चीज। तो हम कौन से वाले विंग को नीचे की तरफ मूव करेंगे और कौन से वाले विंग को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अगर आपको इस तरह की टर्निंग लेनी है और ये उसका सेंटर है जी। जी, 1 को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और 2 को डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी एक्चुअली में हमारे पास जी समी, बिल्कुल सही समी, शाबाश, गुड। हाँ, यानी हमारे पास जो इसी की नेक्स्ट डायग्राम होगी उसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि ये वही एरोप्लेन है हमारे पास दोबारा, और हमारे पास ये वाला विंग थोड़ा सा यूं हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला विंग हमारे पास यूं हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास प्रीवियस पोजीशन थी दोनों विंग्स, ठीक है। ये ऑरेंज लाइन हमारे पास प्रीवियस पोजीशन है, और ये जो अब डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ये दिस इज द न्यू पोजीशन। और हमने कितना एंगल इसको घुमा दिया, हमने इसको लेट से 30 डिग्री जो है हमने इसको टिल्ट किया, ठीक है। कितना डिग्री टिल्ट किया हमने इसको, 30 डिग्री, ओके। अब ये एरोप्लेन जो है ये जब सर्कुलर पाथ लेगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ओके जी। अब आपसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस इज 1 किलोमीटर, कितना रेडियस है, 1 किलोमीटर का रेडियस है इसका जिसमें इसने टर्निंग लिया है, तो इसकी फाइंड इट्स टर्निंग स्पीड या टर्निंग वेलोसिटी, ठीक है। इसकी टर्निंग वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। खुदा के वास्ते प्रीवियस इक्वेशन मत लगा दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इस केस के अंदर प्रीवियस केस के मुकाबले, ठीक है। ये अगेन हमारे पास वेट इस तरीके से काम कर रहा होगा, और अब लिफ्ट फोर्स हमारी यूं हो गई होगी, ठीक है। लेट मी गिव यू अ हिंट, हमारी लिफ्ट फोर्स यूं हुई जी बच्चों। सबसे पहले आपको लिफ्ट को रिजॉल्व करना होगा इसके दो कंपोनेंट्स में, और फिर उसकी इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करना होगा। वन 30.4 मीटर्स पर सेकेंड, हाँ तो ये लग तो सही रही है। 130 मीटर्स पर सेकेंड का मतलब होता है 30
तकरीबन 470 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही। 470 किलोमीटर पर आवर, हाँ सही लग रही है स्पीड। एरोप्लेन है ना। जी, और कोई 170 130 जीरो, बिल्कुल सही। जी जैनब, आप कहाँ गई, बाकी कहाँ गए? जैनब, सैयदा जैनब कहाँ है भाई, वो नहीं है आज? और नेहा भी नहीं है क्या आज? अच्छा, दोनों आज सो रही है लगता है, या कोई इशू होगा, हो सकता है। अच्छा जैनब, हाँ यार ये के इलेक्ट्रिक का बड़ा मसला चल रहा है यार, तंग किया हुआ है हर किसी पे। नेट का भी इशू है, लाइट का भी इशू है। अच्छा, नेहा का डेटा वर्क नहीं कर रहा, वही उसका भी बेचारी का इंटरनेट बंद होगा, उसकी वजह से वो बेचारी डेटा चला रही होगी, डेटा चल नहीं रहा होगा। अब आंसर, चलें अबान साहब आपको सॉल्व करें ना। अच्छा बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ अगर, तो ये इसके प्रीवियस पोजीशन थी एरोप्लेन की, ठीक है, और अब इसके विंग्स कुछ यूं हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसकी विंग्स की न्यू पोजीशन, और मैंने क्या बताया कि कितना एंगल झुका, ये 30 डिग्री एंगल झुका। अच्छा जी, अब एक चीज याद रखिएगा, अगर ये ब्लैक लाइन प्रीवियस एक्स एक्सिस था तो ये प्रीवियस वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और अब अगर क्योंकि ये रेड वाला एक्स एक्सिस है, तो अब न्यू वाई एक्सिस यूं हो जाएगा, ये दिस इज न्यू वाई एक्सिस। यानी अगर ये एक्स इतना चला है तो वाई भी कितना चला होगा, 30 डिग्री चला होगा, ठीक है। और बाय द वे हमारा जो लिफ्ट फोर्स है वो यूं आया है, ठीक है। लिफ्ट फोर्स हमारे पास यूं आया है, ठीक है। और लिफ्ट फोर्स अगर यूं आया है तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा लिफ्ट का, ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट अगेन क्या होगा, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा दोबारा किसके बराबर होगा, एफ सी के, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। और एल कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली आपके प्लेन के वेट के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इंटू डब्ल्यू, ठीक है। और फिर हमारे पास ये खुल जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी अगेन किसके बराबर होगा, आर जी टेन थीटा, और उसका रूट, और रेडियस मैंने आपको कितना दिया है, 1000 मीटर्स या 1 किलोमीटर, v is equals to अंडर रूट 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 30 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है इसका, बताइएगा जरा। आप लोगों ने यही क्वेश्चन लगाई है तैयब? बैंक टर्न है सुमेरा टॉपिक, बैंक टर्निंग सर्कुलर मोशन। थीटा की डिवाइड होगा निमिषा, थीटा तो साइड पे चला जाएगा ना सीधा सीधा। जी
यही वैल्यू आ रही है। तैयब चेक करना जरा बेटा, क्या आंसर आ रहा है इससे? सर इससे 75 आंसर आ रहा 75 आ रहा है। तो आप लोगों ने गलत किया ना। आप लोगों ने क्या गलती है। की? आप लोगों ने एंगल गलत लगाया ना। नहीं, एंगल को डिवाइड किया क्यों डिवाइड किया आप लोगों कि जो मैंने जो इक्वेशन सॉल्व की थी उससे वो tan थीटा जो है डिनोमिनेटर में आ रहा ने? आप लोगों ने ये एंगल तो नहीं ले लिया 30 डिग्री? है। नहीं नहीं। फिर जी 75 आ रहा है इससे तो आंसर। ठीक है। और आई थिंक ये क्लियर हुआ है सबको ये किस तरीके से मैंने किया है। इसमें एंगल एंगल मेरा ख्याल है एंगल लेने में आप लोगों ने गड़बड़ की है सब, है ना? हाँ भाई जैनब, तुम लोगों ने किस तरीके से एंगल नापा है भाई? ऐसे ही नापा? अच्छा ठीक है, सही है गुड। बेटा एंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ एंगल में कैसे कंफ्यूजन क्यों आ रहा है। हाँ, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। मान लो ये एरोप्लेन था पहले, ठीक है, ये उसका एक्स एक्सिस था, विंग्स थे ऑब्वियसली यहाँ पे, और ये उस एरोप्लेन का क्या था, वाई एक्सिस था। ठीक है, हमने इन विंग्स को अब यूं कर दिया, ये ऐसे, ये कर दिया। ठीक है, ये न्यू एक्स एक्सिस कर दिया हमने उसका, और कितना डिग्री हमने घुमाया नीचे गिराया, थीटा। तो मुझे बताओ कि जब मैंने न्यू एक्स एक्सिस इधर किया तो न्यू वाई एक्सिस मेरे पास यूं आया होगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यू वाई एक्सिस हो जाएगा। आप सबको मैं इसमें एक चीज पढ़ा चुका हूँ कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, बल्कि जेड एक्सिस भी आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब है हम अपनी मन मर्जी से इसको कहीं भी मोड़ सकते हैं, बस शर्त ये है कि इनके दरमियान में एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। चाहिए एंगल 90 ही रहेगा। अब जब मैंने एक्स को थीटा डिग्री घुमाया तो वाई भी कितना घूम गया होगा, थीटा ही घुमा होगा ना। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हमारा लिफ्ट फोर्स भी यूं ही काम कर रहा है, ये, और ये हमारा वेट है। तो फिर जो लिफ्ट जब यूं काम कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये एंगल फिर क्या होगा, एल साइन थीटा। तो कभी भी आपको मसला हो रहा हो एंगल नापने में, बस सीधा सीधा काम कीजिए, ये मेरा प्रीवियस एक्स था, ये मेरा प्रीवियस वाई था, मैंने घुमाया, मेरा एक्स इधर आ गया तो वाई एक्सिस भी साथ में घुमा होगा, बस उसको घुमाएं। आर्बिट्रेरी सिस्टम है, मन मर्जी से आप घुमा सकते हैं, बस शर्त क्या है, एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब क्लियर हो गया भाई? अब आन, अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग एरोप्लेन के केस के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, और इसको हम फिर करेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा तो टेंजेंट डिवाइड होगा। टेंजेंट क्यों डिवाइड होगा रमशा? सर क्योंकि फिर उसके साइन और कॉस फिर स्विच हो जाएंगे इसलिए। नहीं नहीं, सीधा सीधा लगेगा यहाँ पे, सीधा सीधा एंगल निकलेगा, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 75 मीटर्स पर सेकंड। 75 मीटर्स पर सेकंड किलोमीटर्स पर आवर में कितना होता है अप्रोक्सीमेटली जी? हाउ मच इज 75 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर्स पर आवर? 270। 270 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था, मीटर पर सेकंड्स को जब किलोमीटर्स पर आवर में लेके जाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किलोमीटर पर आवर को लेके जाना है तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर?
अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करना है एंड द क्वेश्चन इज दिस वन। नजर आ रहा है आप सबको स्क्रीन के ऊपर? इस क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन रेडियन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, अबाउट सेंटर पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन कह रहा है टेलीस्कोप गिव्स अ क्लियर व्यू of a distant object when angular displacement between the edge of the object is at least 9.7 into 10 to the power minus 6 रेडियंस। तो एक टेलीस्कोप से हमें क्लियर व्यू मिलता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का, क्लियर व्यू ऊपर से नीचे तक पूरा व्यू मिलता है जब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी हम टेलीस्कोप को थोड़ा सा जब घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, 9.7 into 10 to the power 6 रेडियंस। The moon is approximately 3.8 kilometers from Earth. अर्थ मून से तकरीबन 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर दूर है। Estimate the minimum diameter of circular crater. Crater का मतलब होता है खड्डा, गड्ढा। Crater on the moon surface that can be seen using this telescope. तो हम एक टेलीस्कोप लगा के अर्थ से मून को देख रहे हैं और हम कितने बड़े क्रेटर का डायमीटर जो है वो इजीली जो है वो इस टेलीस्कोप को यूज करते हुए देख सकते हैं जी। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? S is equal to R theta. S is equals to R theta। जी, जवाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्यों? सर टेलीस्कोप से जितना दूर जाएंगे उतना लेट्स से ये हमारा रेडियस बढ़ता रहेगा। हाँ, ये मून है। लेट्स से अगर हम इसको इस तरीके से अज्यूम करें, ये हमारा मून है, दिस इज अर्थ, ठीक है, और अर्थ से मून तक का डिस्टेंस जो है सरफेस से लेके सरफेस तक का ये कितना डिस्टेंस है, 3.8 into 10 to the power 5 मीटर्स। अच्छा, हमने एक टेलीस्कोप लगाया है यहाँ पे, ठीक है, और इस टेलीस्कोप के थ्रू जो है हम मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मून को फुली ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मून के पहले इस वाले हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं, ऊपर वाले को, फिर हम इस टेलीस्कोप को थोड़ा सा घुमाते हैं, हल्का सा एंगल घुमाते हैं, और फिर हम इस वाले हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बाय द वे दिस मेथड इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड के थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एंगल है ये क्या है कि ये कितना छोटा हो सकता है, कितना अलाउड एंगल है। उसने कहा है कि ये एंगल जो अलाउड है ये कितना है, 9.7 into 10 to the power 6 रेडियंस, ठीक है जी। तो ये अलाउड एंगल आपको कितना है, 9.7 into 10 to the power minus 6 रेडियंस का एंगल, ओके। अच्छा, बाय द वे अब जब हम इस टेलीस्कोप को घुमाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, अच्छा क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, तो हमारे पास ये जो आर्क बन रही होगी, ये आर्क बनी होगी इसको घुमाने की, तो इस आर्क को हम ऑलमोस्ट क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने की, और बाय द वे जब हमने इसको घुमाया आर्क के अंदर तो हमारी आर्क का रेडियस कितना हो गया, ऑब्वियसली वही हो गया, दैट इज 3.8 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स का डिस्क रेडियस हो जाएगा। और ये जो आर्क बनाई हमारे टेलीस्कोप ने 9.7 into 10 to the power minus 6 रेडियंस से, ठीक है, एस, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, और एस हमें निकालना है, आर गिवन है 3.6 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय एंगल हमें कितना गिवन है जी, व्हाट इज द एंगल, 9.7 into 10 to the power minus 6। क्या वैल्यू आ रही है भाई इसकी,
जी बच्चों, क्या वैल्यू आ रही है? थ्री पॉइंट फाइव, 3.49, 3.5 बिल्कुल सही। 3.5 किलोमीटर तक का हम क्रेटर इससे देख सकते हैं, 3.5 किलोमीटर। अच्छा, बाय द वे, अगर अब जरा सा एक क्वेश्चन और सुनिएगा, अगर हम इसी टेलीस्कोप को यूज करते हुए, हाँ बिल्कुल सही जैनब अबान, गुड इंशा, 3.5 किलोमीटर। अच्छा, इसी टेलीस्कोप को अगर हम यूज करें और हम एक बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखें, ये हमारा वही टेलीस्कोप है और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करते हुए थीटा एंगल ज्यादा होगा या कम होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए? जी जवाब, कम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम होगा। यानी हमारे पास जो है थीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, डिक्रीज कर जाएगा। और वो कहता है कि मिनिमम अलाउड एंगल कितना है? बिल्कुल सही, शाबाश। अलाउड एंगल यानी हमें व्यू ऑब्जेक्ट करने के लिए 9.7 × 10⁻⁶ है। यानी अगर इससे भी छोटा एंगल हो जाएगा तो हम उसको मेजर नहीं कर सकेंगे प्रिसाइसली, जिसकी वजह से फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। यानी जो नेक्स्ट पार्ट में उसने सवाल किया है, उसने यही चीज पूछी है कि suggest why the crater of the same diameter as calculated in one but surface on the Mars is not visible using this telescope. The Mars is very far away from the Earth. The distance between the Earth and the Mars is very large, so the angle will be very small. Hence, it is not visible properly. क्योंकि एंगल बहुत छोटा होगा, उसको मेजर करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि वो विजिबल हमें सही से उसका डायमीटर नहीं होगा। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा बच्चों, ये हमारा सर्कुलर मोशन मेजर हमारा तकरीबन यहाँ खत्म हो गया और अब हमें बस इस सर्कुलर मोशन में एक चीज और पढ़नी है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीक से यानी मंडे से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मीनवाइल आप लोग इसमें जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं इस पास पेपर्स के, वो सारे के सारे सॉल्व कर लें। ऑल्दो मैं सारे तकरीबन करा ही चुका हूँ, ठीक है, थोड़े से रह गए हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। और किसी को कोई इश्यू है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछें, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? तो ये डिस्टेंस वाली बात समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हैं तैयब? डिस्टेंस वाली बात? डिस्टेंस वाली बात समझ में नहीं आई, देखो, जो अगर एंगल कोई वाली। डिस्टेंस अगर बहुत दूर दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तुम तैयब इसको ऐसे एज्यूम करो, तुम किसी चीज को अपने सामने ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारे सामने अगर कोई चीज पड़ी हुई है, करीब पड़ी हुई है, उसको तुम अब थोड़ा सा नीचे से देखो, ऑब्जर्व करो, और फिर ऊपर से देखो। तो जब तुम उसको देख रहे होगे तो तुम्हारी आंखें या तुम्हारी गर्दन हल्का सा एंगल मूव कर रही होगी, ठीक है ना। अब कोई इससे ज्यादा दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखो, तो जब तुम उसको देखोगे, क्योंकि वो ज्यादा दूर है, तो उसको ऊपर और नीचे से देखते हुए जब तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे होगे तो तुम्हारी गर्दन का या तुम्हारी आंखों का एंगल और ज्यादा छोटा हो जाएगा। सही, ठीक है, जब ये एंगल छोटा होगा ना तो एंगल को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सही है। इस तरीके से हो रहा। थैंक यू। तो चलें फिर यहाँ स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, और मंडे को इंशाल्लाह फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, और इसके बाद फिर हम लोग P5 स्टार्ट करेंगे दोबारा, और एक सर्कुलर मोशन का P5 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।